हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के नोट्स। आपको एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं। आज हम करने वाले हैं इसके नोट्स। ये सब उन बच्चों के लिए हैं जिनके एग्जाम्स में ये वाला चैप्टर नंबर 7 आ रहा है साइंस का। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आई है। तो बच्चों, आप अपने सोशल साइंस, साइंस और हिंदी के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक बार चेक करो, सब कुछ बहुत सॉर्टेड है। चलो, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फोर्स क्या होती है बेसिकली। अ फोर्स इज अ पुश और पुल दैट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो अगर या तो हम पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, या फिर पुल करते हैं, उसको फोर्स कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन है, लर्न कर लेना। इट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप या चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन और चेंज द शेप। फोर्सेज में रिक्वायर कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो अगर आपको कोई कहेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोर्स, तो आप ये सारी चीज़ें फोर्स के अंदर लिख देंगे। नाउ व्हाट इज फोर्स। व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट वी आर अप्लाइंग फोर्स। जब भी हम चाहे धक्का मार रहे हैं, खींच रहे हैं, हम कोई ना कोई ताकत उसमें लगा रहे हैं। उस ताकत को आप फोर्स बोल रहे हो। दिस कैन बी डन इन मैनी वेज, लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग मतलब किसी चीज़ को उठाना, कैरिंग का मतलब है किसी चीज़ को अपने हाथों में कैरी करना। इन साइंस द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और साइंस में इसी पुश और पुल का नाम है फोर्स। धक्का मार रहे हो, पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, उसको फोर्स कहते हैं। ना व्हाट कैन फोर्स डू। फोर्स क्या क्या कर सकती है। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, आप धक्का मार रहे हैं, तो वो चीज़ मूव कर जाएगी। या जैसे आप बॉल आपके पास आई, अपने बैट से मारी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बैठा हुआ है, आपने उसको जोर से धक्का मारा, वो मूव करने लग जाएगा। चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो साइकिल चल रही है, आपने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वो रुक जाएगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया। तो ये सब काम फोर्स कर सकती है। और क्या कर सकती है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो क्ले है आपके पास, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसकी शेप चेंज हो गई। Example include stopping a moving bicycle, hitting the ball to change its direction, pressing a balloon to change its shape, opening a drawer और stretching a rubber band। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके फोर्स के। तो अब फोर्स के ऊपर शॉर्ट नोट आपका तैयार हो गया। ओके, नाउ वी विल रीड फोर्सेस एज एन इंटरैक्शन। अ फोर्स अराइज व्हेन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। जब भी दो कोई ऑब्जेक्ट आपस में आते हैं, एक दूसरे के पास, मतलब कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब फोर्स हम अप्लाई, तब फोर्स जो है अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ हैंड पुशेज अ टेबल, बोथ हैंड एंड द टेबल आर इंटरैक्टिंग। इस केस में क्या हो रहा है, हैंड और टेबल दोनों इंटरैक्ट कर रही हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, और तब फोर्स लग रही है। इफ देर इज नो इंटरैक्शन, नो फोर्स इज अप्लाइड। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो जो हमारी यूनिट है फोर्स की, वो न्यूटन है। न्यूटन में हम आपकी फोर्स को नापते हैं। अब टाइप ऑफ फोर्सेस बच्चों, दो टाइप की फोर्सेस होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट के अंदर आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, मतलब दो सर्फेसेस को एक दूसरे का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तब वो फोर्सेस लगती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट में उसमें किसी भी कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दीज यहाँ ऊपर पढ़ते हैं पहले टाइप ऑफ फोर्सेस। Forces are divided into two main types, contact and non-contact. Contact require physical interaction और कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच में फिजिकली इंटरैक्ट हो रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, तब कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्ट करती हैं। जैसे आपने अपने हाथ से टेबल को पुश किया। सेकेंड आई आपकी मस्कुलर फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय मसल्स ड्यूरिंग द एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग और रनिंग। तो जब मसल्स आपकी काम करती हैं बॉडी की, चाहे आप चल रहे हो, भाग रहे हो या कोई चीज़ उठा रहे हो, उन सब में आपकी मस्कुलर फोर्स यूज़ हो रही है। एनिमल ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट। एनिमल्स को भी सेम मस्कुलर फोर्स लगती है जब वो मूव करते हैं। ह्यूमन्स हैव यूज मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स फॉर द टास्क लाइक पुलिंग कार्ट्स। तो ह्यूमन बीइंग ने जो है एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स को कैसे इस्तेमाल किया है, अपने हल जोतने के लिए बैल लगा देते हैं वो आगे, और उससे हल जोतते हैं। या फिर आपने टांगा देखा होगा, उसके आगे घोड़ा लगा होता है, वो चलाता है। तो उनकी मस्कुलर फोर्स से हम अपना काम निकलवा रहे हैं। Inside the body, muscular force help in chewing food, moving food through the digestive tract and circulating blood। तो हमारी बॉडी में भी जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन ही है, तो वो पंप करता है आपके ब्लड को कंटिन्यूसली। जब आप खाना चबाते हैं तो आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं च्यू करने में, खाना चबाने में फूड को। और जब आपका खाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ भी आपकी जो ईसोफेगस है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ताकि आपका खाना सीधा स्टमक में पहुँच जाए।
अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स डेट अपोजेज द मोशन व्हेन टू सरफेसेज आर इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब भी आप चलते हैं ज़मीन पर तो जो ज़मीन में कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं और आपके जूते में कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से आप वहाँ पे एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब एक अपोजिट फोर्स आती है जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, आपने देखा होगा अगर आप बच्चों को सॉक्स पहना दो जिसके अंदर पीछे कुछ नहीं है, ठीक है ना, प्लेन सॉक्स है, वो जब बच्चा पहनता है तो वो फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है उस केस में। The force that opposes the motion when two surfaces are in contact is called friction. It always acts in the opposite direction of the movement. जिस तरफ हम जा रहे हैं उसकी opposite direction में वो act करता है। Friction occur due to the irregularities on the surface. Irregular surfaces की वजह से ही friction act करता है। Even smooth surfaces have tiny irregularities that lock together and resist the motion. Even smooth surface जो होती है ना, उनमें भी tiny छोटी छोटी irregularities होती हैं जिसकी वजह से वो लॉक हो जाता है और फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू रफ सर्फेसेस, लेकिन होता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्फेस। इट इज़ ग्रेटर ऑन द रफ सर्फेसेस। रफ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट इन लिक्विड एंड गैसेस, जैसे एयर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन जो है वो एयर और गैसेस पे भी काम करता है। जैसे एरोप्लेन्स या फिर शिप्स वगैरह जो है वो जो मूव करते हैं पानी के अंदर, तो उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स होती है। ठीक है, उनकी शेप इस तरीके की बनी होती है। आपने देखा होगा ना, एरोप्लेन आगे से एकदम बर्ड की तरह उसकी शेप होती है। शिप की भी आगे से एकदम नोकीली शेप होती है ताकि वो पानी को चीरते हुए आगे निकल जाए। तब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। दीज एक्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग। जब ऑब्जेक्ट टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, देन ऑल्सो दीज फोर्सेज आर वर्किंग एंड आर कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। Example, magnetic force. A magnet attracts certain materials like iron or repel another magnet depending on the poles. Like poles repel, unlike poles attract. This force act without contact. आपने देखा होगा जब आप मैग्नेट को दूर से ही आयरन फिलिंग्स के ऊपर घुमाते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और जिससे कि आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप अट्रैक्ट होकर मैग्नेट की तरफ चली आती हैं। तो इसमें उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट वो अपने आप अटैच हो गई। सेकेंड आपकी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन सर्टेन मटीरियल्स आर रब टुगेदर दे गेन इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब भी हम किसी मटीरियल्स को रब करते हैं एक दूसरे से, सब नहीं होते, कुछ ही मटीरियल्स होते हैं, उनके अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है। ये चार्ज भी अब कैसा होता है? अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस और रिपेल अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। तो ये चार्ज बच्चों बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ जो है हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टेड। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही है, हर चीज़ नीचे ही आती है धरती पर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड। इट एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट एंड इज कॉल्ड ग्रेविटी। और ये विदाउट कॉन्टैक्ट एक्ट करती है और इसे ग्रेविटी बोलते हैं हम। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, एक मास होती है और एक वेट होती है। मैं आपको यही बताती हूँ। तो वेट क्या होती है? वेट एक तरह की फोर्स होती है जो कि आपकी ग्रेविटेशनल पुल लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, जितना ज़्यादा उसके अंदर भारीपन होगा, उतना ज़्यादा ग्रेविटी लगती है। ठीक है, तो जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स आपकी, तो वो वेट पे एक्ट करती है। आप समझना, यहाँ पे मास और वेट डिफरेंस होता है। आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, आप बोलते हो मैं सर मेरा वेट चेक कर दो, एक्चुअली में वो वेट नहीं है आपका, वो आपका मास है बॉडी का। तो आपका मास कितना हो गया? हो सकता है 40 kgs क्यों, तो 40 kg आपका मास है। और आपका मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, हर प्लैनेट पे। आप अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सब जगह आपका मास जो है 50 kg रहेगा। लेकिन जो वेट होगा वो आपका वेरी करेगा। अर्थ पे वेट आपका रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी होगी वहाँ पे। अर्थ पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है आपकी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका आपका वेट निकालने का एक फॉर्मूला रहता है, क्या? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, W = m/g। सो जब आप मास को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वेट आता है। तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो वेट बेसिकली एक फोर्स है, वो चेंज होगा। आपका अर्थ पे अलग होगा क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी अलग है, मून पे अलग होगा क्योंकि मून की ग्रेविटी अलग है। तो इस बात को भूलना मत। Now we will read about weight and its measurements. Weight is a force with which earth pulls an object towards itself. ये weight होता है। ठीक, it is measured in Newton using a spring balance. Spring balance use करते हैं और न्यूटन में इसको हम इसके यूनिट है।
Mass is the amount of matter in an object and does not change with the location. Weight can change from place to place depending on the gravitational force. तो आपको यहाँ पे weight और mass के बीच में difference भी आ सकता है. समझा मैंने आपको ऑलरेडी दिया, तो इसका difference आ सकता है आपको. Example, an object mass 1 kg weighs 10 Newton on Earth, 1.6 न्यूटन ऑन मून एंड 25.4 न्यूटन ऑन जुपिटर. तो ये कैसे निकाला उन्होंने? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो कहाँ पर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये आता रहेगा. नाउ वी विल रीड अबाउट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना. ऑब्जेक्ट्स इन द लिक्विड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स. अब आपको पता है, आप एक खाली बॉटल ले लो प्लास्टिक की, उसको पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करो, आप नहीं डुबो पाओगे उसको, राइट. और जब आप उसको छोड़ोगे तो वो बॉटल बाउंस बैक करेगी. तो वो क्यों नहीं अंदर जा पा रही? क्योंकि वाटर के अंदर से एक अपवर्ड फोर्स आ रही है जिसको हम अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स बोलते हैं. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट्स इन द लिक्विड वो एक्सपीरियंस करते हैं अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स. अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना. अब अगर जो आपकी बॉइंट फोर्स लग रही है पानी के अंदर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से या तो ज़्यादा है या उसके इक्वल है, तब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा पानी के अंदर. लेकिन अगर आपकी बॉइंट फोर्स कमज़ोर पड़ गई और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गई, तो वो चीज़ आपकी नीचे चली जाएगी, सिंक कर जाएगी. समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट कर जाएगी और वो अंदर सिंक कर देगी. और जो लाइट वेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऊपर तैरते रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी. इसीलिए आपकी प्लास्टिक बॉटल जो है वो ऊपर ही तैरती रहती है, लेकिन वहीं आप एक मेटल का कॉइन डाल देंगे तो वो नीचे जाके सिंक कर जाएगा. Buoyant force depend on the density of the liquid and is explained by the Archimedes principle. अब जो buoyant force होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है उस मटेरियल की, और उसको हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया है. अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? ये भी आ सकता है आपका एग्जाम में. एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू इट्स ओन वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डिटरमाइन वेदर इट विल फ्लोट या फिर सिंक. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना उसका इक्वल टू द उसका जितना खुद का वॉल्यूम है, राइट. तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा. यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया जो अपवर्ड फोर्स होती है जो पानी के अंदर लगती है उसको हम अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स कहते हैं. और ये फोर्स अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी लगती है. जितना आपका वेट है उसके अपोजिट ये फोर्स लगती है, राइट. अब जो मैग्नीट्यूड है आपका बॉइंट फोर्स का वो इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. तो जितना आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो डिपेंड करेगा उस वेट कितना है उस ऑब्जेक्ट का, राइट. अपने वेट के इक्वल ही वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड. अब बॉइंट फोर्स का एक फॉर्मूला है बेटा, क्या? P इंटू जी इंटू वी. P का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कितना डेंसिटी है फ्लूइड का. G क्या आपकी ग्रेविटी, कितनी ग्रेविटी है वहाँ पे. एंड V क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है आपका फॉर्मूला, ये आप हायर ग्रेड्स में करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए ईजी रहेगा. सो आपका बॉइंट फोर्स कैसे निकलती है? P इंटू जी इंटू वी. तो किस चीज़ पे डिपेंड करी? वो आपका कितनी डेंसिटी है फ्लूइड का, आपका वॉल्यूम कितना हुआ डिस्प्लेस, एंड आपकी ग्रेविटी के ऊपर. सो ये प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ. एग्जाम्पल क्या है इसका? प्यूमिस रॉक फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज इट इज़ लेस डेंस ड्यू टू ट्रैप्ड एयर बबल्स. प्यूमिस रॉक होता है जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, उसमें लावा और गैसेस सब प्रोड्यूस होती हैं. तो जैसे ही वो लावा जो है वो एयर के कांटेक्ट में आता है ना, क्योंकि वो इतना गर्म होता है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है. तो उस टाइम पे जितनी गैसेस उसके अराउंड होती हैं वो उस सॉलिड के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और वो पोरस एक सॉलिड बनाती हैं. तो वो बहुत हल्का होता है. पोरस मतलब जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, लाइट वेट होता है, एयर होती है. तो जब उसको पानी में डालते हो तो प्यूमिस जो है वो फ्लोट करने लगता है, इसी की वजह से, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, वो कम लिक्विड डिस्प्लेस करता है, तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है. समझ आई? हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे. देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा शिप और बोट ये कैसे फ्लोट कर जाती हैं. दे फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज देयर हॉलो डिजाइन डिस्प्लेसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर वेट. तो उनका हॉलो डिजाइन है एक तो, और उसकी वजह से वो जितना डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करती हैं, ठीक है ना, इक्वल टू देयर वेट, उसकी वजह से वो उसमें फ्लोट करती है. आपके हाइड्रोमीटर्स भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. एंड नेक्स्ट, हॉट एयर बलून जो है वो राइज क्यों कर जाता है ऊपर हवा में? बिकॉज दे डिस्प्लेस हैवियर वेट ऑफ एयर कंपेयर टू देयर ओन वेट. अपने वेट से ज़्यादा हैवियर एयर वो डिस्प्लेस करता है, इसलिए वो ऊपर राइज कर जाता है. तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल के. Now we will do few definitions. Force. A push or a pull applied to an object due to interaction with the another object is force. Contact force. A force that acts when objects are in physical contact with each other. एक दूसरे से जुड़े होते हैं. जुड़े मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं.
Muscular force, force produced by the action of the muscles in the living beings. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, अ कॉन्टैक्ट फोर्स डेट अपोजिज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सर्फेस. वो फ्रिक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट होती है आपकी. ठीक. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स डेट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट इन कॉन्टैक्ट. मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक मटीरियल्स और अदर मैग्नेट्स, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट आपका है मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन ग्राम्स या किलोग्राम्स, उसको मास कहते हैं. अपथ्रस्ट बॉइंट फोर्स क्या होती है? अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, वो अपवर्ड फोर्स होती है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट. सो दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो बच्चों इसी के साथ इसके नोट्स भी कंप्लीट होते हैं. अब आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना अपनी, जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए हर चीज़ मैंने अवेलेबल करा दी है. और कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. जिस तरह की हेल्प भी चाहिए होगी आई विल डू. ठीक है, जितनी मैं कर सकती हूँ. चलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट तो आप करते हो. बहुत अच्छे बच्चे हो सबके सब. थैंक यू बच्चों. टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय.